With the name of Allah Almighty. Today our topic is Araby by James Joyce. He is a famous writer और ख़ासकर ये लिखता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में। ऐनक वाला बाबा है, बहुत सारे अफेयर थे इसके, क्लियर, आयरलैंड का था। इस स्टोरी के अंदर, अरेबी के अंदर खुद जेम्स जॉयस करैक्टर है। ओके, इसमें एक और करैक्टर मैन गन है, मैन गन की सिस्टर भी है। ओके, और उसके बाद अंकल और आंट ऑफ जेम्स जॉयस भी है। जेम्स जॉयस ग्रेट नॉवेलिस्ट हुआ है, बहुत बड़े कद्दावर नॉवेलिस्ट है, क्लियर। अरेबी दर हकीकत एक बाजार का नाम है। स्टोरी शुरू होती है, जेम्स जॉयस कहता है कि मैं नियर अबाउट कोई 10 या 11 साल का लड़का था। बस हम सारा दिन गली में खेलते रहते थे और उस गली के अंदर एक बड़ा सारा मकान भी था। बाकी सारे मकान छोटे छोटे नजर आते थे। वो गली बंद थी और हम गली में खेलते रहते, यहाँ तक कि मेरे अंकल आ जाते तो हम सायों में छुप जाते और फिर इंतज़ार करते कि मेरे अंकल घर के अंदर दाखिल हो जाएं तो फिर हम आकर गली में खेलना शुरू कर देते। हम इतना खेलते कि बस हमारे जिस्म के अंदर सुइयां चुभने लगती। ऊपर लैंप ठहरा होता, हम दूर दराज गलियों में निकल जाते जहाँ पर घोड़े को जोतने वाले होते, घोड़े को साफ करने वाले होते, गंद के ढेर होते, हम वहाँ से गुजरते रहते, खेलते रहते। मुझे याद है वो बड़ा सारा घर था मेरा, अंकल और आंट जिसके साथ ही रहता था। वहाँ पर दरमियान में एक सेब का दरख्त था, उसके साथ झाड़ियाँ थी। मैं उसके पास जब गया तो वहाँ पर मुझे एक पुराना जिंगलूद, वो साइकिल में हवा भरने वाला पंप मिला। वो पंप यकीनन इस घर के पुराने मालिक का था, जो कि पादरी था, मर गया था। फिर मैं रूम्स में गया और उस रूम में भी गया जहाँ पर पादरी की डेथ हुई थी और वहाँ पर बासी सी स्मेल थी क्योंकि कमरे बंद रहते थे। फिर मुझे वहाँ पर कुछ किताबें भी मिली, पुरानी सी किताबें थी, मैंने वो देखी। बस फिर हम जब बाहर गली में खेलते कभी कभी मेरे दोस्त मैन गन की सिस्टर दरवाजे में आती, वो मैन गन को बुलाने के लिए आती चाय के लिए, और जो ही मैन गन उसे देखता वो दीवार के पीछे छुप जाता, मैं भी, और हम काफ़ी देर इंतज़ार करते कि वो चली जाए। अगर वो काफ़ी देर तक ना जाती तो फिर हम सायों से बाहर आते, यानी कि नुक्कड़ से बाहर आते, और फिर मैन गन अपनी सिस्टर के सामने जाकर ठहर जाता और फिर वो उसे चाय के लिए बुलाती। और जब वो सामने जाकर ठहरता तो मैन गन की सिस्टर के सर पर रोशनी पड़ रही होती, उसकी नेक पर रोशनी पड़ रही होती और उसकी पूरी बॉडी पर जैसे रोशनी में वो नहा गई हो। बस मेरे जहन में मैन गन की वो सिस्टर की तस्वीर थी। किताबों और मेरे दरमियान में हर वक्त मैन गन की सिस्टर ही रहती। मेरी आंट मुझे लेकर जाती बाजार सौदा सलफ लेने के लिए और वहाँ पर हजूम होता। वहाँ पर सूर के सर बेचने वाले आवाज़ें लगा रहे होते, सीढ़ी ले लो। वहाँ पर शराबी होते जो आपस में धक्कम पेल कर रहे होते। मैंने बहुत सारा सामान उठाया हुआ होता था और उस सामान को लेकर जब मैं आता तो मेरे जहन में फिर वहीं उसी लड़की की तस्वीर रहती और मुझे यूँ लगता जैसे मैं इस हजूम के अंदर से अपना जाम मोहब्बत बचा कर ले आया। ठीक है, बस वर्किंग वीक वहीं था, दिन रात मुझे उसी का ख्याल रहता। एक दिन मैं छत पर था और फिर बारिश हो रही थी। बारिश की सुइयां पत्तों के तख्तों पर पड़ रही थी। बारिश की सुइयां पत्तों के तख्ते पर पड़ रही थी और मैंने ऊपर से देखा बच्चे गली में खेल रहे थे। फिर मैं एक दिन गया बाहर और उसने जंगले के ऊपर हाथ रखा हुआ था, उस लड़की ने जंगले को पकड़ा हुआ था। मैंने देखा उसे, रोशनी उसके सर पर पड़ रही थी, उसकी गर्दन पर एक कर्व था, उस पर रोशनी पड़ रही थी और उसकी वेस्ट पर, कमर पर, जहाँ पर उसकी कमीज ऊपर थी वहाँ पर भी रोशनी पड़ रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम अरेबी बाजार जा रहे हो? मुझे याद नहीं मैंने हाँ कहा कि नहीं कहा।
फिर मैंने कहा कि अगर तुम अरबी बाजार क्यों नहीं जाती। उसने कहा मेरे घर में एक महफिल है, कोई चर्च वाली महफिल जो होती है उनकी, ईसाइयों की, तो मैं इसलिए नहीं जा सकती। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं अरबी बाजार गया तो मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ लेकर आऊँगा। बस मैं घर गया और अपने अंकल और आंट को कहा कि मैंने अरबी बाजार जाना है, और वो मान गए कि ठीक है तुम सैटरडे को चले जाना। मैं सैटरडे का इंतज़ार करने लगा। बस मेरा दिल चाहता कि दरमियान में से ये दिन गुजर जाए, निकल जाए और फौरन सैटरडे आ जाए। और मैं अरबी बाजार के बारे में सोचने लगा। रोशनियों का कोई बहुत बड़ा बाजार उसके जहन में चमक रहा था। क्यों चमक रहा था रोशनी का बाजार? वो उसे देखा तो नहीं था, क्योंकि उस लड़की ने उसे कहा था अरबी बाजार। उस लड़की की निस्बत से वो बाजार उसे बहुत ही आला, अरफा और चमकदार नजर आया। फिर सैटरडे नाइट आ गई। वो घर में बैठा कि कब अंकल आते हैं, पैसे दें। उनके घर में कोई और औरत आई, वो भी अंकल से मिलने आई थी, लेकिन अंकल नहीं आए। अंकल बहुत लेट आए। जब अंकल घर के अंदर आए तो वो शराब में धुत थे। उसने कहा मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे सारा दिन काम करें और कोई भी एंटरटेनमेंट ना हो उनके लिए। उसे पैसे दिए और जेम्स जॉयस कहता है मैं 11 ईयर्स का लड़का निकल पड़ा घर से, और जब मैं ट्रेन में बैठा तो ट्रेन में कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। ये शाम को आखिरी ट्रेन थी और मैं अरबी बाजार जाके उतरा। वहाँ पर तख्ता था, तख्ते के प्लेटफार्म पर पाँव धरता मैं आगे निकला। मुझे देखा कि दरवाज़ा बंद था और मैं फिर दूसरे दरवाजे से गया, घूमने वाले से। उधर से मैंने 2 पेंस दिए, अंदर दाखिल हो गया। पेंस पैसे हैं और बाकी के पैसे खुले मैंने अपनी जेब में सिक्के के ऊपर सिक्का फेंका। अंदर दाखिल हुआ तो बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, अंधेरा था। मैं चलते हुए गया, फिर एक दुकान खुली थी और कुछ दुकानों पर, 1-2 दुकानों पर कुछ जीव बैठे सिक्के गिन रहे थे और करण की आवाज़ आ रही थी। वो सिक्के अपनी बाट में डाल रहे थे। एक दुकान खुली थी, मैं वहाँ जाकर ठहर गया। वो गुलदान की दुकान थी और बड़े बड़े गुलदान थे। वहाँ पर 2 आदमी और एक दुकानदार औरत आपस में बहस कर रहे थे और वो औरत कह रही थी नहीं नहीं आपने कहा नहीं था। दूसरा आदमी कहते नहीं मैंने तो नहीं कहा था। नहीं तुमने ऐसा कहा था। नहीं मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। आपको पता है ना इसने ऐसा कहा था। क्या मैंने ऐसा कहा था? नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। वो ये गुफ्तगू कर रहे थे और मैं उनके गुलदान देख रहा था। वो औरत उन 2 लोगों को छोड़कर मेरे पास आ गई और मैंने गुलदानों को ऐसे देखने की कोशिश की जैसे मैं इसमें वाकई इंटरेस्टेड हूँ, और मैं देखता गया। बाद में उसने मुझसे कुछ पूछा और उसने गुलदान की थोड़ी सी ऐसे जगह तब्दील की, सेट करके रखा और चली गई। और मैं रेंगना शुरू हुआ, चलना शुरू हुआ और साथ ही पीछे से लाइट ऑफ हो गई और अंधेरे में से एक आवाज आई, बत्ती चली गई है। और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी अना मुझे हाँक रही है, और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी अना मुझे हाँक रही है। एंड द स्टोरी इज टाटा बाय बाय हो गई है स्टोरी। ओके, दिस वाज द स्टोरी अरबी। पाकिस्तान में आ गया। स्टोरी का मॉरल क्या है, स्टोरी का एंड क्या है, स्टोरी क्यों लिखी गई? दिस इज द क्वेश्चन, क्यों लिखी गई? स्टोरी लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि स्टोरी में मॉरल होना चाहिए, नसीहत होनी चाहिए। लेकिन क्या मॉरल और नसीहत 100% ठीक होता है? ठीक नहीं होता। जो हिंदू मॉरल लिखेगा तो आखिर में आपको मंदिर में ले जाएगा, जो रशियन लिखेगा तो वो आपको मंदिर से बाहर निकाल लेगा। मॉरल तो कंट्रास्ट करते हैं और जिंदगी में कोई चीज 100% ठीक नहीं होती। आप ऑन नॉट बीइंग अ फिलोसफर एक पूरा ऐसे है। फिलोसफर बनने की कोशिश ना करें, इतने ज्यादा अकवाल ज़नी, इतनी नसीहतें जमा पूंजी करके रखें और रिजल्ट उसके अपोजिट आते हैं, कंट्रेरी आते हैं, नुकसान फिर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये राइटर कहते हैं, जेम्स जॉयस राइटर, ये कहते हैं जिंदगी एक प्रोसेस है।
स्टोरी भी एक प्रोसेस होना चाहिए, ना कि उसमें मॉरल होने चाहिए, इंसिडेंट होने चाहिए ना कि उसमें, बल्कि वो एक प्रोसेस होना चाहिए, बस एक सिलसिला होना चाहिए। जब मैं स्टोरी सुना रहा था तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिन्होंने जमाई ली हो, बल्कि किसी ने जमाई नहीं ली। स्टार्ट में बस अनम ने थोड़ा सा मुंह बनाया था, ठीक है। लेकिन मैंने आपके अंदर ये चीज देखा कि आप बिल्कुल पुरसकून थे, आप मेरे साथ साथ सफर कर रहे थे, आप देख रहे थे कि ये कैरेक्टर कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है। दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये वो राइटर हैं जिनकी स्टोरीज आपके जहन के अंदर कोई ना कोई सेंस क्रिएट कर वापस आ जाती है, जहन में कोई ना कोई सेंस आ जाता है और फिर वापस आ जाती है। आप उस सेंस को एंजॉय करते हैं और संजीदा और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। दिस इज द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, इसकी एक और भी प्लेयर है, उस्ताद राइटर है, उसका नाम है वर्जीनिया वुल्फ। मजे की बात है, वर्जीनिया वुल्फ भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखती है, जेम्स जॉयस भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखता है, ठीक है, इसी अंदाज में लिखते हैं। और दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी एक ही है और डेट ऑफ डेथ भी एक ही है, ठीक है। नहीं, वैसे उस्ताद मैं इसी को कहता हूं कि ये उस्ताद है, जेम्स जॉयस उस्ताद है। BBC पर कई मरतबा इसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है। ये बड़े दिलचस्प किस्म के राइटर हैं, ये बड़े कद्दावर राइटर हैं, इनका अंदाज बहुत अच्छा है। ये आम मामूली, आज जो आपने स्टोरी पढ़ी है, आपने बड़ी स्टोरी पढ़ी है। कल तक आप जो स्टोरीज पढ़ रहे थे वो बच्चों की स्टोरीज थी, वो जहलों की स्टोरी थी। ये उस्तादों की स्टोरी है, उस्तादों के लिए, ठीक है। इसका टेस्ट और है, इसका जायका और है। मेरी आंख ने सुनी है कई जमजमों की आहट। क्या कहा? उस्तादों के ये अंदाज होते हैं कि आंख भी आहट सुन रही है, ठीक है जी जी। हाँ, तो स्टोरी का पहले मतलब यही होता था कि उसमें मॉरल हो, कोई एंड होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। जो अब बड़े राइटर हैं वो ये कहते हैं कि स्टोरी का मॉरल और एंड और मकसद नहीं होने चाहिए, बल्कि एक प्रोसेस होना चाहिए स्टोरी। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे कि आप किसी अपने दोस्त से मिलें, 1 महीने के बाद उससे पता है कि जी क्या हुआ है, और वो आपसे कहे कि आपसे मिलने के बाद जब मैं घर गई थी तो वहाँ पर मैंने ये काम किए, फिर मैंने ये किया, फिर कॉलेज जाते रही, फिर ये करते रहे। आप बड़े नमाक से वो हाल सारा सुनते हैं, उसमें एक थोड़ा सा मज़ा होता है, उसमें ईज होती है। स्टोरी में आपके नर्व सारे तन जाते हैं और आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन हमारा सोचने जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हाँ, तो ये अब क्या हुआ, अब क्या हुआ जो बात है ना बेटा, इसको नहीं आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। इसको अरिस्टोटेलियन स्टाइल कहते हैं। अब मुझसे आप बड़ी बड़ी बातें निकलवा रहे हैं, पता नहीं आपको समझ ये आती है कि नहीं आती। देखो बेटा, अरिस्टोटेलियन स्टाइल है ये। पाकिस्तानी पुराने ड्रामे इसी स्टाइल पर होते थे। स्टोरी शुरू होती थी, एक्शन होता था, उसमें मसला होता था और एंड पर कोई ना कोई हल निकलता था। फिर ड्रामाज है इंडियन ड्रामाज। ये क्या ड्रामा? ये ब्रैक्टियन ड्रामाज है। कौन से? ये ब्रैक्टियन टेक्निक पर है, जहां पर आप आके बैठ जाए वहीं से ड्रामा शुरू। वाह, और हर जगह पर ऐसा लगता है कुछ होने वाला, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। दिस इज प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ये जदीद टेक्निक है। लाजमी नहीं कि हर कहानी के अंदर एक लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई मसला हो ना। आपको असल काम में नसीहत से लोग उकता चुके हैं। किससे? ठीक है, मैं आपके पास आ जाऊं, आपको एक नसीहत करूं, फिर दूसरी नसीहत करूं, तीसरी नसीहत पर आपने कहना है कि ये बंदा ठीक नहीं है। क्या हम बेवकूफ हैं? आपने मेरी नसीहतें 3, 4, 5 दिन बर्दाश्त करनी है। ओके, नसीहत कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, अब नहीं करता। पहले, आज से 8 साल पहले टीचर को कहते थे क्लास में, खुदा गवाह है मुझे भी कहा गया था कि सर हमें कोई नसीहत करे। ठीक है, मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, अब मुझे किसी ने नहीं कहा कभी।